नमस्कार दोस्तों, IMCEC चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी न्यू अपडेट मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप नीट 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको वेरियस स्टेट के रजिस्ट्रेशन के लिए और नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इससे आप एडवांस में ही डॉक्यूमेंट तैयार करवा कर रखेंगे और काउंसलिंग के वक्त और रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको इन डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आप गवर्नमेंट ऑफिस से इशू करवाने होते हैं और जिनको इशू करने में आपको कई हफ्तों और मंथ्स का भी टाइम लग सकता है। तो अगर आपके पास में वे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है तो आप कोई भी रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग मिस कर सकते हैं। तो नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एकेडमी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो आपको अपने 10th क्लास की मार्कशीट और अगर उसका सर्टिफिकेट है तो वह भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसी तरह आपको 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी चाहिए होगी। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 11th की भी मार्कशीट चाहिए होती है और मार्कशीट अगर नहीं है तो वहां पर 11th की डिटेल्स डालनी होती है। दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वह है नीट का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स का सिग्नेचर जो मोस्टली ब्लैक पेन से होता है और होना चाहिए ब्लैक पेन से ही, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स का फोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन रिकॉर्ड होता है और स्टूडेंट का जो फोटोग्राफ है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी काउंसलिंग में जिस भी रजिस्ट्रेशन में आप उसे फोटोग्राफ को उसे यूज कर रहे हो तो आपको जो इंस्ट्रक्शन है वहां पर ध्यान से पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पर स्टूडेंट के नाम के साथ में फोटो मांगा गया होता है और कुछ जगह पर डेट के साथ मांगा गया होता है। इसके अलावा जो फोटो आपने नेट फॉर्म के साथ अपलोड किया था उसकी भी कुछ कॉपीज अपने पास होनी चाहिए। फोटोज मोस्टली क्लियर होनी चाहिए और जो उसका बैकग्राउंड है वो मोस्टली व्हाइट कलर में। अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं और आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना चाहिए। जैसे अगर आप SC, ST या OBC का कोई भी अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वह सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप नीट 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वह भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही बना होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट भी आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही बना होना चाहिए अगर आप इनकम से रिलेटेड किसी भी कैटेगरी में आप बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं डोमिसाइल की, यानी कि मूल प्रमाण पत्र की। ऐसा देखा गया है कि बहुत से स्टूडेंट एक से ज्यादा स्टेट में डोमिसाइल रिक्वायरमेंट की को फुलफिल करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास एक से ज्यादा स्टेट का डोमिसाइल होता है। अगर आप कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि आपको कहां का डोमिसाइल यूज करना चाहिए तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि डोमिसाइल आप एक से ज्यादा स्टेट का जहां जहां का के भी अपलोड आपके पास एलिजिबल हैं और आप रेडी करा कर रखें। और जब स्टूडेंट का नीट स्कोर आपके पास आ जाएगा तब आप डिसाइड करें कि आपको कहां का डोमिसाइल यूज करना है। आप काउंसलिंग में सिर्फ एक ही स्टेट का डोमिसाइल यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा स्टेट का डोमिसाइल यूज किया, मान लीजिए आप दो स्टेट में स्टेट काउंसलिंग के अंडर आप अप्लाई कर रहे हैं और दोनों ही जगह आप डोमिसाइल का बेनिफिट लेकर गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है और आपको फर्दर काउंसलिंग से भी बाहर किया जा सकता है। अब बात करते हैं आधार की। जो स्टूडेंट्स का आधार कार्ड है वह एक तो वैलिडेट होना चाहिए और दूसरा जो भी आपका मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड से लिंक है वह एक्टिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आपको OTP फिल करना होता है। वह तभी आपके पास डिलीवर होगा जब तक मोबाइल नंबर वर्किंग में होगा। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको अपनी रेडी रखनी होगी। कुछ स्टेट में सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड के लिए ऑटोमेटिक उसी अकाउंट में रिफंड होती है जिस अकाउंट से आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई होती है और कुछ जगह पर वह आपको बैंक अकाउंट डिटेल फिल करने के लिए कहते हैं।
जिस भी पर्सन की बैंक डिटेल आप फिल करते हैं जिसमें सिक्योरिटी रिफंड आए, उसमें जैसे एडमिशन विड्रॉल जो आपने फीस जमा की होती है वह वापस आए, उस बैंक अकाउंट से रिलेटेड जिस भी पर्सन का वो अकाउंट होगा, इसका पैन कार्ड भी आपको अवेलेबल रखना है क्योंकि बहुत सी जगह पर पैन कार्ड रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा वेरियस रजिस्ट्रेशन में आपको 2 मोबाइल नंबर और 2 मेल आईडी ये भी आपको रेडी अवेलेबल रखनी है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ जगह पर थंब इम्प्रेशन मांगा जाता है और कहीं पर दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स भी मांगे जाते हैं। तो जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां पर देखिए कि वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग रेडी करें। इसके अलावा अगर आप कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, जैसे कि आप ISIC का बेनिफिट लेना चाहते हैं या आप डिफेंस कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपको स्पोर्ट्स कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो जो भी और कोई बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप पहले से ही इस बात का ध्यान रखें कि डिफरेंट स्टेट जिसमें आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए वहां पर क्या क्या कोटा अवेलेबल है और उनमें से कितने कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो अकॉर्डिंग आप अपने सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार करवा कर रखें। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग के लिए आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए हैं वे सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाकर आप पहले से ही रेडी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो डिटेल्स मैंने आपको दी, मैं आशा करती हूं कि आपको अभी तक की ये जो सारी डिटेल्स है वो आप समझ पाए होंगे। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं और नीचे आ रहे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।